यूक्रेन की जंग ने दुनिया बदल दी है। यूरोप महाद्वीप को इसने बांट दिया है और पश्चिमी गठबंधन को फिर से साथ ले आया है। लगता है जैसे एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो। यहाँ एशिया से सब बहुत दूर लग सकता है, लेकिन आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस विशाल महाद्वीप के प्रभुत्व के लिए पहले से ही एक लड़ाई चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जो अप्रत्याशित तरीकों से तेज होती जा रही है। और आप भले ही ऐसा ना सोच रहे हों, लेकिन इसके केंद्र में है भारत। भारत एक अजीब भू राजनीतिक दुविधा में है। रूस, उसका पुराना मित्र और हथियारों का सप्लायर, चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। जंग में कमजोर पड़ा यह देश एक ऐसी शक्ति के अधीन हो रहा है जो भारत का मित्र नहीं है। नई दिल्ली में इस बात को लेकर गंभीर चिंता है कि क्या रूस एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बना रहेगा। इसके साथ ही भारत के लिए चीन का खतरा और अधिक हो जाता है, जो भारत को अपने क्षेत्र पर कब्जे की आशंका के खिलाफ सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए मजबूर कर रहा है। चीनी हमारी सीमाओं में घुसते जा रहे हैं और उन्होंने बस 2 साल पहले ही हमारे सैनिकों को मारा है। और नई दिल्ली पश्चिम से अपनी नजदीकियों पर गहरी दुविधा में है। अमेरिका के कई राजनीतिक दोस्त रहे, लेकिन सारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। भारत में गहरी दोस्ती से बने गुटनिरपेक्ष रहने की एक लंबी परंपरा है, लेकिन जंग उसे अपने सभी रिश्तों के बारे में फिर से सोचने और उन विकल्पों को चुनने पर मजबूर कर रही जो पहले कभी नहीं अपनाए गए। इस वीडियो के पहले भाग में हम रूस के साथ भारत की पुरानी मित्रता की मजबूती देखेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या यह मॉस्को के नए अंदाज को झेल सकेगी। रूस के साथ रिश्ता अब एक ऐसी स्थिति में है जहां पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच का तनाव जितना दुनिया को दिखता है उससे ज्यादा खतरनाक कैसे है। सोच के देखिए, बीजिंग भारत के एक पूरे राज्य पर कब्जे की चाह रखता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद विनाशकारी युद्ध की कल्पना करना बहुत आसान है। हम दुनिया के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से, बहुत बड़ी सेनाओं, परमाणु शस्त्र से संपन्न देशों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और तीसरे भाग में हम जानेंगे कि क्या भारत और पश्चिम वाकई साथ आ सकते हैं या अंततः वे एकदम अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जब चीन ने हम पर हमला किया था तब यूरोप या अन्य देशों में ऐसी नाराजगी कहाँ थी। हाँ, थोड़ी बहुत उंगलियां उठी, कुछ आवाजें उठी, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। यूरोप की भारत के साथ औपनिवेशिक अनुभवों के चलते विरासत से जुड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि देशों को इस बात को लेकर सजग रहने की जरूरत है कि उनके पास बदलाव को प्रभावित कर सकने की कितनी क्षमता है। भारत पश्चिमी लोकतंत्र की तुलना में रूस और चीन जैसा कहीं अधिक दिखने लगा है। अगर दुनिया इस खतरनाक नए युग में प्रवेश करती है, भारत इसमें निर्णायक हो सकता है। आप कहीं भी हो, यहां दिल्ली में लिए गए फैसले आपके लिए मायने रखेंगे। तो आइए इस कहानी में देखते हैं एक विकल्प जिससे भारत बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जल्द ही चुनना पड़ सकता है। एक ऐसे पुराने दोस्त से जुड़ा विकल्प जो अब बदल चुका है। फरवरी 2022, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूक्रेन पर रूस के हमले पर प्रस्ताव पारित करने के लिए विश्व राजनीति के दिग्गज इकट्ठे हुए हैं। अस्थायी सदस्य भारत के राजदूत भी यहां हैं। उन्होंने संघर्ष विराम की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और युद्ध को तुरंत समाप्त करने के सभी प्रयास किए जाएं। पश्चिमी देश युद्ध की निंदा में मतदान करते हैं। रूस अपना वीटो डालता है और भारत वोट नहीं डालता।
भारत की भूमिका यहाँ क्या थी? चीन की तरह वह भी रूसी हमले की निंदा से बच रहा था। दरअसल यह सिद्धांत की बात नहीं थी, यह व्यवहारिकता थी और एक मूल्यवान दोस्त को नाराज नहीं करना था। दिल्ली में सिर्फ 2 महीने पहले अपने मेजबान की प्रशंसा करते हुए विदेश यात्रा पर आए व्लादिमीर पुतिन। हम भारत को एक महान शक्ति और दोस्ताना जनता के तौर पर देखते हैं। हमारे संबंधों का एक सुंदर इतिहास रहा है। इस रिश्ते की शुरुआत शीत युद्ध के समय की है। 1971 में इंदिरा गांधी और लियोनिद ब्रेजनेव दोनों चीन के तनाव को लेकर चिंतित थे, लिहाजा शांति, मित्रता और सहयोग की भारतीय सोवियत संधि हुई। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के कारण यह संधि पूर्ण गठबंधन में तब्दील तो नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारत के नंबर 1 हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में मॉस्को की स्थिति को पक्का करने में मदद की। इस बात को कभी नहीं भुलाया गया। जय पांडा भारत की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। जब हमें चीन या किसी अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमताओं की आवश्यकता थी, रूस या पूर्व सोवियत संघ भारत के साथ रहा। यह सोवियत संघ या अभी का रूस जिसने हमें उपकरण दिए। अब 2021 के आखिरी दिन और पुतिन की दिल्ली यात्रा हथियार इस दौरे का खास एजेंडा था। हम सैन्य तकनीक के क्षेत्र में किसी अन्य देश के साथ ऐसा सहयोग नहीं करते। रूस भारत को अपनी उच्च तकनीक वाले उपकरण जैसे S-400 वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। यह सौदा इतना संवेदनशील है कि अमेरिका ने भारत को इस पर प्रतिबंध की धमकी दी है। लेकिन दिल्ली इस सौदे पर अडिग है और उसका कहना है कि पश्चिम रूस की तरह आवश्यक सैन्य तकनीक प्रदान नहीं कर पाएगा। हमें अभी भी कुछ प्रमुख रक्षा तकनीकों से वंचित रखा जाता है जो हमारी सुरक्षा और सलामती के लिए जरूरी है, और हम उन्हें रूस से प्राप्त करते हैं। मॉस्को ने भारतीय निर्माताओं को इन रूसी T-90 टैंकों जैसे हार्डवेयर बनाने की अनुमति देने वाले सौदे भी किए हैं। ऐसा अन्य विक्रेता देशों ने नहीं किए। भारत को न केवल टैंक मिलते हैं बल्कि यह अपने रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा देता है, जो उसकी एक बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन पश्चिम की ओर से दबाव बढ़ रहा है। भारत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर रूस से नाता तोड़ ले। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2022 में यूरोपीय संघ की शीर्ष अधिकारी से दिल्ली में मिले, तो उर्सुला फॉन डेर लायन ने युद्ध क्षेत्र की यात्रा का अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया और भारत को चेतावनी दी कि वह मुंह न फेरे। मैंने बूचा का दौरा किया। मैंने अपनी आंखों से जमीन पर पड़े हुए शव देखे। जंग के नतीजे केवल यूरोप के भविष्य को निर्धारित नहीं करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूरोप के लिए कि सीमाओं का सम्मान किया जाए। लेकिन भारत के प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन रायसीना डायलॉग में उसी कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया के लोगों को उपदेश ना दिया जाए। हम पिछले 2 महीनों से यूरोप की ओर से बहुत सी दलीलें सुन रहे हैं कि यूरोप में जो हो रहा है एशिया को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यह एशिया में भी हो सकता है। लेकिन दरअसल पिछले 10 सालों से एशिया में भी चीज़ें हो रही हैं। यूरोप ने शायद उन पर गौर नहीं किया होगा। यह सिर्फ यूरोप के लिए वेकअप कॉल नहीं है, बल्कि उसके एशिया की ओर देखने के लिए भी एक वेकअप कॉल हो सकता है। यह यूरोपीय संघ के सबसे शक्तिशाली शख्सियत के लिए भारत के शीर्ष राजनयिक की खुली फटकार थी। संदेश साफ था, हमें मत बताओ कि क्या करना। बहुत से प्रतिनिधियों के लिए रूस के व्यवहार पर पश्चिम का गुस्सा और भारत के लिए रूसी ऊर्जा के आयात में कटौती का आह्वान खोखली बातें रहीं। शमिका रवि भारत के ORF थिंक टैंक में अर्थशास्त्री हैं। हम अभी गरीबी से बाहर आए हैं। हमारे यहाँ अभी भी 5 से 6% पूर्ण गरीबी है, जबकि बहुत से यूरोपीय देश समृद्ध हैं, रूसी तेल पर निर्भर हैं। ऐसे में हमसे इतना खर्च उठाने की यूरोप की अपेक्षा घोर पाखंड है।
अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका ने कई देशों से ठीक इसी तरह का ऑपरेशन किया है। उनके पास दूसरे देशों पर हमला करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी संयुक्त राष्ट्र की सहमति के साथ तो कई बार संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बिना ऐसा हुआ है। तो हमारे पास ऐसे मापदंड होने चाहिए जो सभी पर लागू हों। लेकिन इन सब के बावजूद रूस के कदमों को लेकर भारत में आशंकाएं हैं। उसके सिद्धांतों को लेकर इतना नहीं, बल्कि कठिन वास्तविकताओं को लेकर। गरिमा मोहन यूरोप के साथ भारत के संबंधों की विशेषज्ञ हैं। भारत रूस की साझेदारी एक चीज पर निर्भर है। यह ज्यादातर सैन्य उपकरणों और रक्षा आपूर्ति से जुड़ी है। जिस तरह से यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, नई दिल्ली इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या रूस लंबे समय तक एक विश्वसनीय हथियार विक्रेता बना रह सकेगा। एक ढहते सैन्य औद्योगिक बुनियादी ढांचे वाला कमजोर रूस जंग के वक्त भरोसा किया जा सकने वाला वैसा प्रमुख विश्वसनीय कुशल साझेदार नहीं बन सकता जैसा युद्ध से पहले था। शशि थरूर विपक्षी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप महासचिव हैं। मुझे लगता है कि रूस के साथ रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां इस पर वाकई पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक ऐतिहासिक कारक है। अगर आप देखें तो पहले सोवियत संघ और फिर कुछ हद तक रूसी संघ के साथ समझौते की एक लंबी श्रृंखला रही है, खासकर जब कश्मीर जैसे संवेदनशील भारतीय मुद्दों की बात आती है, जहां उनने अक्सर वीटो करके भारत का समर्थन किया जब पश्चिमी शक्तियों सहित सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य का समर्थन नहीं होता था। अब सब बदल गया है। पश्चिमी देशों ने अब कश्मीर पर भारतीय रुख का आमतौर पर समर्थन किया है और मुझे नहीं लगता कि अब हमें नापसंद मुद्दों को एजेंडे से दूर रखने के लिए रूसी वीटो की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, सैन्य आपूर्ति और उपकरण के लिए रूस और उससे पहले के सोवियत संघ पर निर्भरता की सोच लंबे समय से हो रही है, लेकिन उसका स्तर भी वैसे ही गिर गया है। अगर आप पिछले दशक के 5 सालों को देखें तो मुझे लगता है कि हमने रूस से अपनी सैन्य आपूर्ति का 75% खरीदा होगा, जबकि बाद के 5 साल में यह घटकर करीब 45% पर आ गई है। भारत के प्रमुख उपकरणों के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और अन्य देशों के पास जाकर अपनी सैन्य आपूर्ति में विविधता ला रहा है। अमेरिका देख रहा है, वो इस इंतजार में है कि भारत रूस के डूबते सूरज पर क्या प्रतिक्रिया देता है। लीजा कार्टिस ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया के लिए एक वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम किया है। यह साफ है कि रूस के पास आगे भारत का भरोसेमंद भागीदार बनने की क्षमता नहीं होगी। मुझे लगता है कि भारत खुद ही अपने सैन्य आयात रूस से नहीं लेगा, क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ेगा। रूस उसी तरह की वस्तुओं के निर्यात की स्थिति में नहीं होगा जिसकी भारत को जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि भारत इस बात को समझेगा और रूस से अलग होने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। केवल कुछ रूसी प्रतिनिधि ही रायसीना वार्ता में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। अलेक्सी क्रुपियानोव मॉस्को में एक सरकार समर्थित थिंक टैंक में भारत की विशेषज्ञ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के साथ रूस के संबंधों में अभी काफी संभावना है। हमारे पुराने रिश्ते शानदार रहे। मुझे लगता है कि आगे भी ये बढ़िया होंगे, क्योंकि रूस और भारत दुनिया को एक ही तरह से देखते हैं। अब हम पश्चिमी बाजारों, निवेशों और टेक्नोलॉजी से कट गए, इसलिए हमारे पास पूर्व की ओर देखने से सिवा कोई विकल्प नहीं है। भारत हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे उत्पादों, उर्वरकों और अनाज के लिए हमारा मुख्य बाजार होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस के लिए पूर्व की ओर मुड़ने का अर्थ है चीन की ओर मुड़ना। और यकीनन व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग युद्ध की पूर्व संध्या पर बीजिंग में मिले थे। उन्होंने एक समझौता तय किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि इससे रूस के लिए अधिक शक्तिशाली बीजिंग के अधीन होने का जोखिम है। अलेक्सी क्रुपियानोव कहते हैं, मॉस्को ये जानता है, यही वजह है कि वो भारत को साथ रखना चाहता है। मुझे लगता है कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे दोस्तों वाले होंगे, जो यूक्रेनी संघर्ष के बाद इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।
क्योंकि चीन अब अमेरिका के दबाव में और हम भी हैं। तो दरअसल अमेरिका ने हमें चीन की ओर धकेला है, शायद कुछ मामलों में हमारी इच्छा न होते हुए भी। और हम अपने और चीन के बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, हम चीन के कनिष्ठ भागीदार नहीं बनना चाहते। वे भले ही ऐसा नहीं चाहते हों, लेकिन रूस साफ तौर पर चीन के साथ संबंधों में कनिष्ठ भागीदार होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रूस का क्लाइंट स्टेट बन जाना तय है। यकीनन चीजें जिस तरह चल रही हैं, युद्ध के नतीजे कुछ भी हो, रूस कमजोर होने वाला है। प्रतिबंधों की वजह से, युद्ध की आपदाओं की वजह से, संघर्ष के कारण, इसके उद्योग और निर्माण को हुए नुकसान की वजह से क्या यह चीन की जागीर बन जाएगा, उस चीन की जो भारत से शत्रुता रखता है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत संभावना है कि अगर युद्ध समाप्त होने के बाद भी बहिष्कार जारी रहता है और पश्चिमी देश रूस को खारिज कर देते हैं, तो कमजोर रूस के पास कोई विकल्प नहीं होगा। उसके पास चीन में संरक्षक, आपूर्तिकर्ता, बाजार आदि तलाशने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, और वे उधर ही जाएंगे। और वे अगर उधर मुड़ते हैं तो इसकी कीमत यह होगी कि उसने चीन के रणनीतिक हितों का ज्यादा ख्याल रखना होगा। यह वास्तव में भारत के लिए मायने रखता है। चीन की मुट्ठी में फंसा रूस क्या मित्र के रूप में भारत के लिए बेहद कम कारगर नहीं है। यह भारत के सबसे बड़े संभावित दुश्मन को मजबूत बना रहा है। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि चीन की सीमा पर हिमालय की गोद में भारत के प्रधानमंत्री सैनिकों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे हैं। लद्दाख के सुदूर विवादित सीमा क्षेत्र में चीन सेना के साथ हुई हिंसा ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। हमारे अनुसार चीन एक खतरा है। वह हमारे साथ हुए सीमा समझौतों का अनादर करता रहता है। क्या हम केवल बैठकर देखते रहेंगे या फिर कोई व्यापक विकल्प ढूंढेंगे? जैसे ही भारत अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना बढ़ाता है, उसके अपने महाशक्तिशाली पड़ोसी देश के साथ युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। वो एक बहुत बड़ी ताकत है। चीनी अर्थव्यवस्था भारत के आकार से 6 गुना ज्यादा है। चीनी रक्षा खर्च भारत से 4 गुना अधिक है। चीन के पास यकीनन अधिक कूटनीतिक ताकत है और वैश्विक ताकत है। अगर सीमा पर चीन के साथ स्थिति बिगड़ती है तो बहुत कम उम्मीद है कि रूस भारत का साथ देने में सक्षम और तैयार होगा।